तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स बुक है, जो इकोनॉमिक्स का बुक है। और कौन सा बुक है सर? तो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला बुक है ना, उसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। और जो ये चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक रेफरेंस बुक से। ठीक है, ये कहाँ से पढ़ेंगे हम? एक रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, और वो रेफरेंस बुक का नाम है, गेस करो क्या नाम है? उस रेफरेंस के बुक का नाम है बेटा टी आर जैन। ठीक है, टी आर जैन से पढ़ने वाले हैं। और टी आर जैन से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में ये वाली प्रेफर की जाती है। और वैसे भी जो बच्चे एनसीईआरटी को लेकर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी वाला है, तो बेटा एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर होते जाएगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि इवेंचुअली जो सब्जेक्ट है वो तो सेम ही है जी, है ना। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको क्या क्या नॉलेज है वो आ जाएगा। सबसे पहले नॉलेज आएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। दूसरा, आपको पता चल जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तीसरा, आपको पता चल जाएगा कि जी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। चौथा, आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमी क्या होती है। पांचवा पता चल जाएगा सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। और छठा, आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप्स की इकोनॉमीज होती है, कितने टाइप की इकोनॉमीज होती है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये तो हम सीख जाएंगे चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर का जब एंड होगा, ठीक है, चैप्टर का जब दी एंड होगा ना, तो आप ये सब चीजें सीख जाओगे। ठीक है, बट उससे पहले चैप्टर को चालू कर लेते हैं, जब भी तो पता चलेगा क्या क्या सीख जाएंगे सर, है ना। सबसे पहले है कि इकोनॉमिक्स है क्या। सबसे पहला सवाल आपसे है कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखिए, हम जितने भी इंसान हैं उनकी जो डिजायर्स है, उनकी जो वांट्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती है, आपको पता ही है ना। इंसान की जो इच्छाएं होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। आप उसको चाहे कुछ भी दे दो। ठीक है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती है? हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है जिनसे हम इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, वो कैसी है? स्कार्स है। या हम एक और चीज कह सकते हैं, हम कहते हैं वो लिमिटेड है। क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसी है? लिमिटेड है। ठीक है, और जो हमारी वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं है, वो कैसी है? अनलिमिटेड है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारी इच्छाएं हैं पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, डिजायर्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अब इसका इकोनॉमिक से क्या रिलेशन है? ठीक है, देखो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो हमें पता है कैसी है? स्कार्स है। और इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने के लिए जो सब्जेक्ट आता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहां पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि हम लोग उसको यूज करके पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए, ये हमें कौन बताता है? तो ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू अक्वायर स्कार्स मीन। ठीक है, फिर से स्कार्स मीन टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो अपने स्कार्स मीन है, जो कि हमारा पैसा है, ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे वो हम कहां पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए
देखो अगर हम डिक्शनरी में इस इकोनॉमिक्स वर्ड को खोजने जाएंगे, इस इकोनॉमिक्स वर्ड को खोजने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, किससे, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। और वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक है ओइकोस और दूसरा है नेमन, ठीक है। अब ये ओइकस और नेमन क्या है, ठीक है, देखिए ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है। और नेमन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें बताता है कि हम अपने हाउस होल्ड का किस प्रकार से मैनेजमेंट करें जिससे कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बुक में क्या लिख रहा है इस बात को लेकर कि द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज ओइकस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नेमन जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इन दोनों को अगर साथ में मिला दे तो क्या बनता है, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था कि ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास मीन है, जो हमारे पास पैसे होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कार्स बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये मीन क्या है, ये मीन जो हमने बोला है यहाँ पर जिससे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ये मीन क्या है, तो ये मीन है हमारा जी पैसा, क्या है, क्या है, पैसा, ठीक है। पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल्थ, ठीक है। चलिए एक बार साफ करते हैं इसको और फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये मीन क्या है जिससे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम वेल्थ, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पैसा, ठीक है। अब जितने भी हाउस होल्ड होते हैं वो चाहते हैं कि उन उस वेल्थ को, उस पैसे को ऐसा यूटिलाइज करें कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और उनकी जितनी ज्यादा वांट्स होती है, जितनी वांट्स है उसको पूरी कर सकते हैं, ठीक है। उन जितनी वांट्स है उसको पूरी करके अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये आप है, आपका नाम है चिंटू, चिंटू बदमाश, ठीक है। आप कौन हो, आपको चिंटू बदमाश, ठीक है। लेकिन चिंटू बदमाश के पास सिर्फ 10 रुपए है, चिंटू बदमाश के पास सिर्फ 10 रुपए है ना। लेकिन इसकी जो फेवरेट आइसक्रीम है वो कितने की आती है, 20 रुपए की। फेवरेट आइसक्रीम है चिंटू बदमाश की, वो कितने की आती है, 20 रुपए की, है ना। तो ये इस चीज को नहीं खरीद सकता कि उसके पास पैसे की कमी है, ठीक है। लेकिन ये क्या चाहेगा कि भाई मैं इन 10 रुपए को ऐसी जगह खर्च करूं, ऐसी जगह खर्च करूं जिससे कि मेरे को पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए जी, है ना। चिंटू बदमाश क्या चाहता है कि भाई मेरे पास 10 रुपए है और मैं उसको ऐसा खर्च कर दूं कि मजा ही आ जाए, है ना। मेरे को रिग्रेट ना हो बाद में कि यार मैंने क्या खरीद लिया और क्या खा लिया, ठीक है। तो ये चिंटू बदमाश की इच्छा है, ठीक है। चलिए अच्छा एक और चीज, एक और टर्म मैं समझाना चाहता हूं। जैसे कि ये 10 रुपए से आप में गए थे आइसक्रीम लेने, आपके पास आइसक्रीम नहीं मिली, आप आइसक्रीम नहीं खरीद सकते, बट दुकानदार ने बोला कि देखिए जी आप आइसक्रीम नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, हमारे पास इन्हीं 10 रुपए में बहुत सारी और चीजें हैं, अल्टरनेटिव चीजें हैं, इसको आप खरीद सकते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, पेप्सी हो गया, और एक और आइसक्रीम है जो कप वाली आती है 10 रुपए वाली, और आप खरीद सकते हो क्या, कुरकुरे खरीद सकते हो जी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जो मेरे पास ये 10 रुपए थे चिंटू के पास, इससे ही अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेने गया था, ठीक है। जब ये अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेने गया था चिंटू, ठीक है, जब अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेने गया था तो इसने देखा कि 20 रुपए का मिलता है, ठीक है। लेकिन दुकानदार वाले ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम आपको चॉकलेट दे देंगे, ठीक है, और चिप्स दे देंगे और पेप्सी दे देंगे और आइसक्रीम दे देंगे कप वाली, और 10 वाले कुरकुरे दे देंगे। तो इससे हम क्या समझना चाहते हैं, तो इससे हम ये समझना चाह रहे हैं सर कि जो हमारे 10 रुपए हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है, ठीक है, उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं,
मल्टीपल यूज हो सकता है इस 10 रुपए का, है ना। ठीक है जी, इतना समझ आ गया कि इस 10 रुपए का मल्टीपल यूज हो सकता है। ठीक है, अब क्या सीखना है हमें, देखो जब मैंने इस 10 रुपए का यूज करने की कोशिश की तो मेरे पास एक पावर जनरेट हो गई। ठीक है, चिंटू के पास एक पावर आ गई। पावर क्या आ गई, जहां चिंटू को आइसक्रीम नहीं मिल रही थी 20 रुपए की, अब इस चिंटू को एक ताकत आ गई कि ये चिप्स, चॉकलेट, पेप्सी, आइसक्रीम और कुरकुरों को बीच में से कोई एक चूज कर सके, किसी एक चीज को चूज कर सके ये चिंटू। इतनी पावर आ गई इसके अंदर। ठीक है, चिंटू के पास पावर आ गई, क्या, पावर ऑफ चॉइस। ठीक है, अब चिंटू कह सकता है, अब चिंटू बना चालाक। ठीक है, चिंटू चालाक बनके जो उसकी फेवरेट आइसक्रीम होगी, मतलब ये तो नहीं खरीद सकता चिंटू क्योंकि उस रिसोर्सेज की बहुत कमी है, लेकिन चिंटू क्या करेगा, जो इसकी दूसरी फेवरेट आइसक्रीम होगी या कुछ भी जो दूसरा फेवरेट होगा वो खरीद लेगा। ठीक है, अपने पावर को इस्तेमाल करके, है ना। चलिए जी, तो यहां मैंने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे जो वांट्स होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा जी, दूसरा हमने पढ़ा कि जो हमारी रिसोर्सेज होती है वो कैसी होती है जी, स्कार्स होती है, या इसको हम लिमिटेड कह सकते हैं जी। और उस स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करे कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए जी। क्या मिल जाए जी, सेटिस्फेक्शन। और हमने एक और चीज देखा कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज कमी है तो हमारे पास एक पावर जनरेट हो जाती है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ चॉइस जी, है ना। वहां चिंटू कुछ नहीं खरीद पा रहा था, वही चिंटू को दुकान वाला ने इतना ऑप्शन दे दिया कि चिंटू पागल हो गया, है ना। चलिए, तो ये समझ आ गया, पावर ऑफ चॉइस आ गया। अब पावर ऑफ चॉइस कैसे आया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे थे, कम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं बुक में क्या लिखा है। ठीक है, लाइक वाइज अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एलोकेटिंग हिज स्कार्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देखा कि कंज्यूमर है, ठीक है, कुछ भी चीज परचेज कर रहा है और उसको यूज करके उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखेंगे कि एक प्रोड्यूसर है जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, और जब वो उसको सेल कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है जी, है ना। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कोई भी एक दुकान वाले हो और तुम दुकान वाले बोल रहा हूँ, तो मान लेते तुम्हारा एक बिजनेस है और तुम क्या बनाते हो, फर्नीचर्स। ठीक है, फर्नीचर बनाते हो, ठीक है। और तुम क्या चाहते हो कि भाई इस फर्नीचर को जब मैं बेचूं, बनाकर जब मैं बेचूं तो मैं इससे क्या कर सकूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकूं, यही चाहते हो ना आप, है ना। ठीक है जी, इतना हम समझ गए जी। ठीक है जी, देखिए तो हमने पढ़ा कंज्यूमर के बारे में, एक कंज्यूमर कौन होता है, जो कि चीजों को कंज्यूम करता है, जो प्रोड्यूसर जो चीज बनाता है उसको यूज करता है कंज्यूमर। ठीक है, उस चीज को कंज्यूम करके अपने सेटिस्फेक्शन को पाता है तो वो कंज्यूमर हो जाता है। ठीक है, हमने एक और चीज पढ़ा, एक होता है प्रोड्यूसर। अब एक और चीज आती है, वो होती है कंट्री लेवल पे, पूरी पूरी कंट्री भी तो है, जैसे इंडिया कंट्री है। ठीक है, अब इंडिया जो कंट्री है इसकी जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहेगी, वो किसको सेटिस्फाई करेगी भाई साहब, वो चाहेगी कि मैं इतने सोसाइटी सोसाइटी में वेलफेयर कर दूं, सोसाइटी में इतनी अच्छी चीजें कर दूं कि लोग खुश हो जाए एकदम। ठीक है, तो देखिए सबके पास रिसोर्सेज की कमी है, कंट्री है इंडिया उसके पास भी रिसोर्सेज की कमी है, और इंडिया क्या चाहेगा कि भाई मैं उन स्कार्स रिसोर्सेज को
उन स्कार्स रिसोर्सिस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि जितने भी लोग रहते हैं मेरी कंट्री में उसका भला हो जाए, उनका भला हो जाए, उनका वेलफेयर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर एक बार बुक में क्या लिखा है। देखिए, each household likes to utilize its wealth so to satisfy its wants or to maximize its satisfaction। इतना तो हम पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं कि लाइक वाइज एक प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एलोकेटिंग हिज scarce resources to the production of different goods and services। ठीक है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, अब इकोनॉमी के लेवल पर देख रहे हैं जहां पर एक कंट्री है, इकोनॉमी एज अ होल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन इंप्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक कंट्री क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर कर सके, ठीक है, अपने लोगों की भलाई कर सके। ठीक है, thus it is to achieve the objective of maximizing satisfaction at the individual level। अगर एक इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, सेटिस्फैक्शन। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है भाई, प्रॉफिट। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे क्या चाहता है वो, प्रॉफिट। और अगर आप इकोनॉमी एज अ होल पे देखो तो वो क्या चाहते हैं, सोशल वेलफेयर एज अ इकोनॉमी एज अ होल पे देखेंगे तो क्या चाहते हैं हम कि भाई सोशल वेलफेयर हो। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस होता है, इकोनॉमिक्स या साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मींस इन सच अ मैनर that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize its social welfare। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि भाई इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी रिसोर्सेज है, जो कि स्कार्स है, उनको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कि एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को पहुंच जाए, एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट लेवल को पहुंच जाए, और एक सोसाइटी है वो अपने सोशल लेवल को, सोशल वेलफेयर लेवल को अचीव कर ले। ठीक है, अब मैंने ये दो चीजें जो मैंने पढ़ा दिया आपको, एक है स्कार्सिटी और दूसरा है आपके पास चॉइस। स्कार्सिटी क्या होता है कि इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। इन अदर वर्ड्स, स्कार्सिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर मैं बताना चाहूं तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी रिसोर्सेज होती है वो हमेशा कम होती है अगर हम उसको कंपेयर करें किससे, हमारी वांट से। तो हमारी इच्छाएं हमेशा ज्यादा होती है और हमारे पास पैसे जो होते हैं हमेशा कम होते हैं। इस चीज का एग्जांपल इन्होंने क्या देख रखा है, एक बच्चा है जिसके पास 1 रुपए है। ठीक है, अब इसके पास जो रिसोर्स है वो क्या है, 1 रुपए है। ठीक है, तो ये क्या, ये दुकान पर जाके दुकान पे सभी चीजें तो खरीद नहीं सकता है। ठीक है, 10 चीजें हैं जो 1 रुपए की मिलती है, मतलब 1 रुपए की कोई भी 10 चीज है, चिप्स कुरकुरे 10 वाले, 1 वाले, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, तो ये बच्चा इस 1 रुपए से सिर्फ 1 रुपए का ही सामान खरीद सकता है ना। ये बच्चा 1 रुपए से सिर्फ 1 रुपए का ही सामान खरीदेगा ना, और वो सामान ऐसा होगा कि उस सामान को यूज करने के बाद वो बच्चा या फिर वो कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर पाए, सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर पाए। ठीक है जी, चलिए अब हमने देखा कि बच्चे के पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम थे, रिसोर्सेज कम थे। कम होने की वजह से उसका क्या है, कम होने की वजह से उसके पास पावर आ गया था, चॉइस। अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि एक बच्चा था जिसके पास 10 रुपए थे, वो कुरकुरे लेने जाता है तो कुरकुरे 20, सॉरी आइसक्रीम लेने जाता है, आइसक्रीम 20 रुपए की होती है, तो आइसक्रीम ना लेकर दुकानदार उसको बहुत सारी चीजें दिखाता है, चिप्स कुरकुरे और एक और आइसक्रीम होती है 10 वाली, और वगैरह वगैरह चीजें दिखाता है। और उसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चा किसी एक चीज को चूज करता है, बच्चा किसी एक चीज को चूज करता है जहां पर उसके पास क्या आ गया, पावर ऑफ चॉइस। ठीक है, कि अब वो इन रिसोर्सेज को ऐसा यूज कर सकता है कि उसके पास चॉइस आ जाए। ठीक है, चलिए चॉइस क्या होता है, जो चॉइस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, तो बच्चा आइसक्रीम नहीं खरीद सकता था, आइसक्रीम नहीं खरीद सकता था, लेकिन इसकी जगह पर क्या खरीद सकता था, तो इसकी जगह पर हमने देखा वो चिप्स खरीद सकता था, चॉकलेट खरीद सकता था, कप वाले आइसक्रीम खरीद सकता था, कुरकुरे खरीद सकता था, है ना। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव। ठीक
ठीक है, अल्टरनेटिव आइटम्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब इनमें से कोई बच्चा एक सामान चूज करता, ठीक है, मान लेते हैं उसने चिप्स चूज कर लिया यार, तो चूज का मन जो भी चूज करना। अब हमें ये पता है कि हमारी रिसोर्सेज होती है वो कैसी होती है, स्कार्स, एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे मैंने बताया कि भाई इन 10 रुपए का ही बच्चा बहुत सारी चीजें खरीद सकता था, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या पता चल गया कि स्कार्सिटी की वजह से हमारे पास क्या पावर आती है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ चॉइस, ठीक है। चॉइस की वजह से हमारे पास एक पावर आती है, इसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग, जो हम पिछले स्लाइड में पढ़ के आ चुके हैं। Decision making relates to the usage of limited resources in such a manner that consumer maximizes satisfaction, producer can maximize its profit, and a society can maximize its social welfare। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग में हमें ऐसा चीज डिसाइड करना है जिसके अंदर हम अपने जो स्कार्स या फिर लिमिटेड रिसोर्स है उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम लोग एज अ कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर है तो आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर पाओ, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप प्रॉफिट लेवल को अचीव कर पाओ, और आप अगर सोसाइटी में रहते तो आप सोशल वेलफेयर को अचीव कर पाओ, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हमने पढ़ लिया कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज बोल रहा हूँ, जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कार्स होते हैं, इतना हम पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट कब होती है, जब हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अल्टरनेटिव यूज के लिए, ठीक है। जब हमारे पास 10 रुपए था उसको हमने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया कि हम उसकी जगह पे बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखने को मिला, क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तीसरा पॉइंट लिखा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेस आउट ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है, अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि भाई इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज है, जो कि स्कार्स है, उसको ऐसे एलोकेट करें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि उसके अल्टरनेटिव यूज भी हो पाए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था वो 10 रुपए वाला बात, भाई लड़का बहुत सारी चीजें खरीद सकता है आइसक्रीम के अलावा भी, ठीक है। अब उन 10 रुपए को यूज करके हम क्या चाहते हैं कि भाई हम अपने कंज्यूमर लेवल पे भाई सेटिस्फेक्शन को अचीव कर पाए, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप प्रॉफिट अचीव कर पाओ, और अगर आप सोसाइटी के अंदर हो तो आप सोशल वेलफेयर को अचीव कर पाओ, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर एक चीज समझ चुके हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे टिक लगाते चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ लिया है जो कि क्या है, एक चीज पढ़ लिया है जो कि है इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है जी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स तो हमें पता चल गया ना क्या होगा, इकोनॉमिक्स हमें पता चल गया है क्या होता है कि भाई हमारे स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे हम सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाए, कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉफिट अचीव कर, और सोसाइटी सोशल वेलफेयर को अचीव कर पाए, ठीक है। अब देखो, जो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम अलग अलग लेवल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है वो क्या, वो स्मॉल स्केल पे पढ़ाई जाती है, वो स्मॉल स्केल पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। और उसकी की जगह पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि क्लास 12th में है, वो लार्ज स्केल पे पढ़ाई जाती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, स्मॉल स्केल क्या होता है, तो भाई कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, ठीक है, एक इंडिविजुअल फॉर्म होगी, फॉर्म मतलब कोई फैक्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये सब होता है स्मॉल स्केल पे। अभी आगे अगर पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, ये तो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा कि हम पूरे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका ज्यादा वेटेज भी नहीं होता एग्जाम्स में, ठीक है। तो बस इसको हमें समझना है, ये चैप्टर ऐसा है जिसको हमें समझना है बस। चलिए, तो व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं छोटे लेवल पे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, ठीक है। और वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जब हम पढ़ते हैं कंट्री एज अ होल, या फिर कंट्री एज अ होल पढ़ते हैं, जैसे पूरी कंट्री की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ना है, तो वो हम पढ़ते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसमें पढ़ते हैं हम,
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये वर्ड है वो कहाँ से आया? तो ये तो हमें पता है कि माइक्रो एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ था जिसका नाम था माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, like demand for salt by all the household. Microeconomics thus includes the study of demand theory, production theory, price determination and factor pricing, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटे लेवल में पढ़ते हैं, और छोटे लेवल पे एक इंडिविजुअल की डिमांड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम ये पढ़ सकते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ सकते हैं। अब प्रोडक्शन थ्योरी क्या है? तो बेटा अगर मैं यहाँ समझा दूंगा तो बाद में आने वाले चैप्टर्स में चीजें खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये प्रोडक्शन थ्योरी क्या है ये सब आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ अभी क्या करना है, इन चीजों को बस याद रख लेना है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ते हैं, प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइस थ्योरी या प्राइस डिटरमिनेशन लिखा हुआ है, फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो मैक्रो हमें पता है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब जो कि मैक्रोस से आया है, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज, ठीक है। तो ये स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री के लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमी एज अ होल मतलब कि एक कंट्री के अंदर ओ सॉरी, बहुत गंदा झंडा बनाया मैंने, बहुत गंदा मैप बनाया यार, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही कुछ शायद, ठीक है, मेरे को थोड़ा ये मैप खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूरी कंट्री के लेवल पे पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? जब पूरी कंट्री के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पूरी कंट्री के प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? मैक्रो। कौन से पढ़ते हैं? मैक्रो, है ना जी। चलिए, अब इसके अंदर पढ़ते क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? हम ये तो पता चल गया कि भाई जब कंट्री एज अ होल पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरल प्राइस थ्योरी या जनरल प्राइस लेबल, ठीक है। ये सब चीजें भी हम कब पढ़ेंगे? आगे आने वाली क्लासेस में। मतलब कि अगर अभी समझा दूंगा, अभी तो हमें डिफरेंस याद करना है ना बस, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो का हमें क्या चाहिए? हमें डिफरेंस याद करना है बस, ठीक है। इसलिए हमें ये चीजें जो कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी वही चीज लिखा है जो मैंने पढ़ाया कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जब इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं तो वो क्या होता था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब उसी को हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट, मतलब टोटल एक कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमी एज ए होल के लेवल में पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस है जो मैंने बताया था। सबसे पहला डिफरेंस है कि इसमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं वो एक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर के लेवल पर जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि भाई इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमें पता है कि डिटर्मिनेशन और आउटपुट प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम वही पढ़ेंगे कि टोटल एग्रीगेट आउटपुट क्या होगा, और एग्रीगेट जनरल प्राइस क्या होगा पूरे इकोनॉमी में, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस किसको बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि टोटल डिमांड, टोटल आउटपुट जो आया पूरी कंट्री से, वो हम क्या मान के चलेंगे कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मान के चलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अज्यूम करेंगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अज्यूम करेंगे कि जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि इनकम रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग द डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, और
एट इनकम लेवल, ठीक है। देखिए इसमें मान के चलते हैं कि पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी जो इकोनॉमी है उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब पर हेड। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है कि टोटल जितना पैसा आ रहा है पूरी कंट्री से अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। और इसके बाद जो हमारे पास निकल के आया पैसा, मान लेते हैं 10,000 आया, तो हम मान के चलते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल की जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है। बल्कि ऐसे नहीं होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी सिर्फ 2,000 है, कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी 3,000 है, कोई ऐसी है जिनके 4,000 है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम कांस्टेंट मान के चल रहे कि भाई सबकी सैलरी जो है सेम है, ठीक है, जो कि गलत होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। तो चलिए वो हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे बस की नहीं है, जो हमारे बस में है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब सप्लाई एंड डिमांड। देखिए मार्केट से जितना डिमांड आता है उतना ही हम सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो मार्केट होता है वही प्राइसिंग को भी सेट करता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो, ठीक है, और अगर मार्केट में वो सामान कम होती है, उस कोई भी सामान है, मान लेते हैं आप ऑनियन लेने गए, ठीक है, और ऑनियन मार्केट में कम होता है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में चीजें कम थी इसीलिए प्राइस बढ़ गया जी। अगर मार्केट में चीजें ज्यादा हो जाती तो प्राइस कम हो जाता जी, है ना। चलिए अब इसके अंदर प्राइस कौन सेट करता है? इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज। अब मॉनेटरी पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर तो हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, ठीक है। बस हमें ये समझना है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है इसके अंदर जितने भी पैसे होते हैं, जितने भी चीजें, जितने भी डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी एज अ होल है, ठीक है। The context of microeconomic problems like the problem of unemployment or poverty and inflation, ये सब कौन देखता है? गवर्नमेंट देखता है, क्योंकि ये तो भाई इकोनॉमी एज अ होल है ना। चलिए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखिए जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है अब ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है इसको वेरीफाई करके बता सकते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं। जैसे कि एक हमारे पास सेंटेंस है, लिखा गया है। एक और चीज कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होते हैं वो तीन तीन स्टेज पे चलते हैं। एक कि पहले क्या था, पास्ट, दूसरा कि अभी क्या है, प्रेजेंट, और तीसरा कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। ये फैक्ट्स होते हैं और इन फैक्ट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। फैक्ट जैसे कि पहला पास्ट का फैक्ट देखिए कि भाई कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो पॉवर्टी थी इंडिया में उसने लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रखा था। मतलब अभी के कंपैरिजन में, अभी कंपैरिजन में देखा जाए तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का तो उस टाइम पे जो गरीबी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ये क्या हो गया, पास्ट का फैक्ट है, ठीक है। अब ये फैक्ट सही है या नहीं है ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं प्रेजेंट से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई प्रेजेंट में क्या फैक्ट है और ये सच है या नहीं है। देखिए दूसरा होता है कि 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर, या फिर हम बोल सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी प्रेजेंट का फैक्ट क्या है कि भाई इंडिया में जो 22% पॉपुलेशन है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। चलिए अब फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। फ्यूचर के लिए लिखा है कि अगर पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती गई, पॉपुलेशन ऑफ इन इंडिया कंट्री ग्रो एट एग्जिस्टिंग रेट, अगर भारत के अंदर जो जनसंख्या है वो ऐसी ही बढ़ती गई तो भारत में जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो सीमा है जो पहले अभी 22% है उसको हम क्या कर देंगे, एक्सीड कर जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर का ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। अब हमने तीन चीजें देखी भाई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में हमारा क्या था, प्रेजेंट में हमारा क्या है स्थिति, और फ्यूचर में हमारी स्थिति क्या होगी, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई व्हाट वाज, क्या था जो स्थिति, व्हाट इज अभी क्या है, व्हाट इज, एंड व्हाट वुड बी, या फिर व्हाट विल बी, ठीक है, व्हाट वुड बी, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर हम बोले तो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये चीज लिखा कहाँ पर है, पहले आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं कि ऑल दीज ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़ा हुआ है और जो भी एलिमेंट जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोलो, ऑब्जर्वेशन बोलो, स्टेटमेंट बोलो, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो दीज ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। जो हमने पढ़ा अभी 3 स्टेटमेंट, वो क्या दिखाता है, भारत की गरीबी दिखाता है कि भाई पहले क्या थी, कि भाई पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं क्या था, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी क्या होगा, ठीक है। अब सर आपने बोला था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये चीज कहाँ लिखा है ना। तो पढ़ते रहते हैं, आ जाएगा अभी, देखिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। तो पहला, these statements highlight the nature and extent of economic problems or analyze the economic behavior of the people related to past, present और future, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स है वो एक एनालिसिस है। एनालिसिस पता है ना क्या होता है हम, तो ये एक एनालिसिस है जिसके अंदर हमने बताया है कि भारत के लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर क्या था पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए यही मैंने बता दिया है कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड है। और वो फैक्ट एंड फिगर कैसे हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं और फ्यूचर के हैं जी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैंने कहा था कि सर ये जो भी फैक्ट्स है इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, ये कहाँ लिखा है। तो देखिए तीसरा पॉइंट, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरिफिकेबल फॉर ट्रुथ, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स को तो हम वेरीफाई कर सकते हैं ना जी, कि फैक्ट सही है या गलत है या फिर कैसा है। चौथा, दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स। देखिए फैक्ट एंड फिगर्स में क्या कोई वैल्यू जजमेंट मैटर करता भी है। अब एक फैक्ट है कि भारत की अभी की आबादी जो है उसमें 22% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। क्या ये फैक्ट है, इसके ऊपर कोई जजमेंट दे सकता है क्या? हाँ, इसके ऊपर कोई जजमेंट दे सकता है कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, कोई भी इंसान हो जो कि इकोनॉमी की ज्ञान रखता है, क्या वो इस बारे में कुछ फैक्ट, इस बारे में कुछ भी ओपिनियन दे सकता है? और ओपिनियन दे देगा तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो मेरा आंसर होगा नो, ठीक है। मेरा क्या आंसर, सबका आंसर ये होगा, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स में ओपिनियंस मैटर नहीं करते। चलिए, अब जैसे कि मैंने बोला कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कॉजन, कॉजन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कॉजन में। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। फिर से कह रहा हूं कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जो भी बोला गया हो वो सच है, ठीक है। चलिए, बट सर्टेनली दीज स्टेटमेंट्स आर वेरिफिकेबल फॉर ट्रुथ। लेकिन इन जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सच है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी बोलता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है, और दूसरा आदमी बोलता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। हम इन दोनों को ही पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह कंसीडर करेंगे। अब भाई क्यों करेंगे, देखिए इन दोनों ने फैक्ट बताया, अब किसी का फैक्ट गलत है या सही है ये हम कैसे करेंगे चेक, जब उस फैक्ट को वेरीफाई कर लेंगे। एक ने बोला कि इंडिया की आबादी कितनी है 100 करोड़, एक ने बोला इंडिया की आबादी कितनी है 121 करोड़, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि भाई दोनों में से किसकी सही है? मैंने कैसे बोल दिया कि भाई 121 करोड़ वाला सही बोल रहा है? क्योंकि हमें पता है हमारा इंडिया का 2011 का जो सेंसस है, सेंसस क्या होता है आपको पता ही है, जिसको हम हिंदी में जनगणना, जनगणना कहते हैं। अब जनगणना क्या होता है तो भाई आप गूगल कर लेना आपको, ठीक है। चलिए, तो 2011 के सेंसस में बताया गया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.21 बिलियन, जो कि है 121 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से पता चलेगा कि भाई जो 100 करोड़ बोल रहा है उसका फैक्ट जो गलत है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये दोनों को ही हम पॉजिटिव स्टेटमेंट मानते हैं। इवन व्हेन द फर्स्ट इज रॉन्ग, हमें पता है कि पहला वाला गलत है, जो 100 करोड़ बोल रहा है बेवकूफ है एक नंबर का, और जो दूसरा वाला है एकदम सही है, बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी इन दोनों को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों में से सच कौन सा है। द पॉइंट टू बी एम्फसाइज्ड इज दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर वेरिफिकेबल स्टेटमेंट्स। देखिए फिर से,
इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे गौर दीजिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, और एक आदमी वेरीफाई कर सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी, चलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या था कि कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होता था, मतलब कोई भी ओपिनियन थी, कोई भी ओपिनियन था कि भाई कोई भी ओपिनियन कोई देगा, कोई भी इकोनॉमिक्स, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमारे पास बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे हमें पता है, जैसे हमें ये पढ़ के आया है कि हमारे स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक कोई सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ठीक है, अब जब वो सॉल्यूशन देगा तो एक प्रकार का वैल्यू जजमेंट करेगा कि नहीं। ठीक है, उनके बोली हुई बातें क्या कोई मैटर करेगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि दे आर स्कॉलर, दे आर लर्न पीपल, जो कि इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, है ना, व्हाट ऑट टू मतलब हमें क्या करना चाहिए। इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड, है ना, जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ओपिनियन देते हैं। ठीक है, और ओपिनियन क्या बताता है कि व्हाट ऑट टू बी, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस। देखो डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो अलग अलग ओपिनियन देंगे। ठीक है, एक ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन आएगा, तो इसके अंदर हमारे पास क्या एक चीज दिखेगी, वो होगा डिबेट। ये जो ओपिनियंस होंगे वो कैसे होंगे, डिबेटेबल होंगे। ठीक है, इन पे हम बहस कर सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे कि मगनरेगा है, ठीक है, मगनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको लेकर इकोनॉमिक्स के क्या ओपिनियंस है जरा देखते हैं। चार ओपिनियंस आएंगे, चार इकोनॉमिक्स के। देखिए चौथा यहाँ पर है, ठीक है, और तीन यहाँ पर है, चार ओपिनियंस आएंगे, देखते हैं ये चार ओपिनियंस क्या क्या। सबसे पहला ओपिनियन आता है इकोनॉमिक्स का, जो बोलते हैं कि मगनरेगा जो है एक दिन, वन डे, हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है पूरे इंडिया में उसको एंड कर देगा। एक इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि भाई मगनरेगा है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, वो भारत के अंदर जितनी भी बेरोजगारी है उसका नाश कर देगा, उसको खत्म कर देगा। उसे यहाँ पे दूसरे इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि भाई मैगनरेगा जस्ट एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो कि रूरल इंडिया में रहते हैं, गरीब भारत के अंदर रहते हैं, उनको हम फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, बस पैसे से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी लोग इसके बेनिफिशरीज है, जो मैगनरेगा में जिन लोगों को पैसे मिलता है, वो हमेशा अनप्रोडक्टिव रहेंगे, ये बोला गया है। देखिए फिर से बोलता हूँ, क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो मनरेगा के अंदर जिन लोगों को भी पैसे मिलते हैं, जिन लोगों को पैसे मिलते हैं, वो क्या रहेंगे, हमेशा अनप्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब कि बस अवेले पड़े हैं और पैसे मिले जा रहा है उनको। तीसरे इकोनॉमिस्ट आते वो बोलते हैं कि मनरेगा में जो टैक्स पेयर्स है, टैक्स पेयर्स कौन होते हैं, आप और हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, ठीक है, वो टैक्स पेयर्स के पैसे को यूज किया जाता है मनरेगा के अंदर, और इस चीज को रोकना चाहिए, देयर दिस शुड बी स्टॉप। ठीक है, इस चीज को रोकना चाहिए कि भाई आप किसी भी लोगों के पैसे को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। चौथा इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट इंश्योर एसेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। तो चौथे इकोनॉमी क्या बोलते हैं कि भाई, चौथे आदमी क्या बोलते हैं कि मनरेगा को जब तक लागू नहीं करना चाहिए जब तक कि लोगों को एसेट ना बना दे। ठीक है, अब एसेट क्या होता है, एसेट ऐसे लोग होते हैं, एसेट ऐसी चीज होती है जो हमें प्रॉफिट देती है एक फ्यूचर में। ठीक है, मतलब
जो थोड़ी प्रॉफिटेबल होती है उसको बोलते हैं एसेट, और जो एकदम बेकार हो तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, एक इंसान भी एसेट हो सकता है, एक इंसान भी लायबिलिटी हो सकता है। अब तुम बताओ जी कि आप एसेट हो कि लायबिलिटी हो, जरा कमेंट में बताओ जरा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये सिर्फ ओपिनियन है, दीज आर मेरली ओपिनियंस, और ये इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि ये वेरीफाई नहीं हो सकते क्योंकि तो ओपिनियन है ना, ये तो सिर्फ ओपिनियन है, इसको क्या वेरीफाई करेगा यार कोई। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के, देखो सबसे पहला, दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ये जो स्टेटमेंट होते हैं इसके अंदर वैल्यू जजमेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि ओपिनियंस होते हैं इसीलिए वैल्यू जजमेंट रखते हैं। दूसरा, दीज स्टेटमेंट्स लेड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। ठीक है, मैंने एक बात भी पहले बता दिया है कि जो स्टेटमेंट्स है इनकी वजह से क्या हो सकता है, इनकी वजह से डिबेट हो सकता है, एक मिनट, इनकी वजह से डिबेट हो सकता है और कंट्रोवर्सीज हो सकती है। तीसरा पॉइंट, these statements indicate opinions and therefore not verifiable for truth, कि भाई ये तो ओपिनियन है, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सच है या गलत है। चौथा, these statement reflect what ought to be as a solution of economic problem। ये स्टेटमेंट बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। चलिए, कॉजन कुछ एक दिक्कत है, देखते हैं क्या दिक्कत है। what ought to be just an opinion of an individual, it need not necessarily prove to be the best solution to an economic problem, है ना। देखिए सही बात है कि जो भी सॉल्यूशन दिया गया है इकोनॉमिक्स द्वारा, ऐसा नहीं है कि वो एकदम भाई काम ही कर जाए कि हमने उसको यूज कर लिया और जो भी हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि भाई हम पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसके ओवर प्राइवेट सेक्टर के ओवर हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जब 1991 आया तो इस चीज को रिवर्स कर दिया गया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या बताया गया कि हम अब क्या करेंगे कि हम ज्यादातर अब प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई करेंगे जी, ग्रेटर रिलायंस ऑन प्राइवेट सेक्टर रेदर देन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से ज्यादा हम किस पर रिलाई करेंगे, प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है, अब जरा इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को डील करती है जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की होती है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो ओपिनियंस के ऊपर डील करती है। ठीक है, जो कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए एक इकोनॉमिक्स देता है। चलिए दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। इसके अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं कि भाई व्हाट वाज पहले क्या था, व्हाट इज अभी क्या है, व्हाट वुड बी बाद में क्या होगा। तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड व्हाट ऑट टू बी। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट हो गए वो क्या बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तीसरा पॉइंट कि भाई स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ। हाँ भाई, जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले बताया कि भाई जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी बात बोला गया है वो सच है या नहीं। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दे में बी ट्रू और फॉल्स, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अंदर हम ये नहीं बता सकते कि भाई ट्रू है या फॉल्स है, कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये तो सिर्फ ओपिनियंस है, ओपिनियंस को थोड़ी बता सकते कि ओपिनियन सही है गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों है कि हम इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं कि सच है या गलत है, क्योंकि फैक्ट और फिगर जो होते हैं वो वेरिफिकेबल होते हैं और जो ओपिनियंस होते हैं वो वेरिफिकेबल नहीं होते हैं। पांचवा, हमें पता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होता, कोई भी ओपिनियन नहीं दिया जाता, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसके अंदर वैल्यू जजमेंट होता है। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इकोनॉमी क्या होती है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भाई इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, विदेश की इकोनॉमी, यहाँ की इकोनॉमी, वहां की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी होती क्या, तो पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। देखो, एक टीचर है, जैसे हम एक टीचर है, ठीक है, हम एक कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है, और कोचिंग में पढ़ाने के बाद हमें क्या मिलता है, रुपया, हमें क्या मिलता है, रुपया। ठीक है, तो जब मैं टीचिंग करने जा रहा हूं, ठीक है,
तो वो टीचिंग जो है एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करेगी हमारे लिए, कैसे हेल्प करेगी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए पैसे कमा के देगी, ठीक है, जिससे हम, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम अपनी लिविंग को, ठीक है, रहने के लिए जो पैसे हैं उसको अर्न कर सके। जैसे कि टीचर्स गो टू स्कूल, डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल, फार्मर गो टू देयर फील्ड्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू देयर इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलो, the nature and level of economic activities performed by a people of an area would reveal a system by which a people of that area earn their living, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्या होते हैं, इकोनॉमिक अगर सीधी भाषा में बताऊं तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोग अपने लिविंग को अर्न करते हैं, जीने के लिए जो भी पैसे अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोग जो है, एक एरिया के जो लोग हैं वो अपनी लिविंग को, रहने के लिए जो पैसे अर्न करते हैं उसी को बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप की होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स, एक होती है सिंपल। देखो सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, एक बार मैं अपनी भाषा में समझा दूंगा, फिर आप अपनी भाषा में समझ लेना, मतलब किताब की। सिंपल इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर जो डिपेंडेंसी होती है, रेट ऑफ डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है जी, ठीक है। चलिए, एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें पता है कि भाई सारे, एक आदमी जो है सब कुछ नहीं बना सकता, ये तो हमें पता ही है। जिसकी वजह से उसको क्या चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं कर सकता, अपनी इच्छाओं को पूरा करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसीलिए ही डिपेंड्स अपॉन अदर्स। इसलिए वो आदमी किस पे डिपेंड होगा, दूसरों पे। जैसे एक टीचर है, टीचर है, स्टूडेंट है ना, उन टीचर पे डिपेंडेंट है अपने एजुकेशन के लिए, ठीक है। और एक टीचर जो है, यू ऑन द अदर हैंड डिपेंड अपॉन अ बेकर फॉर अ ब्रेड, टेलर फॉर स्टिचिंग योर क्लोथ्स, अ मेड सर्वेंट फॉर डोमेस्टिक हेल्प एंड सो दस। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, कहना चाह रहा हूँ कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। मिल बट्टे सन्नाटे हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा जी, सिस्टम ही हैंग हो जाएगा एकदम पूरा, है ना। जैसे कि एक स्टूडेंट है, जैसे कि आप लोग हो, आप लोग खुद से नहीं पढ़ सकते थे, जब तो आप मेरे पास आए हो, टीचर के पास आए हो। अब जैसे मैं टीचर हूँ, क्या मैं ब्रेड बना सकता हूँ, भाई मेरे पास क्या कोई कला है जिससे ब्रेड बना सकता हूँ, नहीं, इसलिए मैं बेकर पे डिपेंडेंट हूँ, बेकर जो ब्रेड बनाता है। क्या ये बेकर है बिना आटे के ब्रेड बना लेगा, इसलिए बेकर भी डिपेंडेंट है किस पे, फार्मर पे, है ना। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि जब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। दस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसीलिए जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होते हैं वो इकोनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा पार्ट क्या हो जाती है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। हम सब जब आपस पे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंस जो इंटरडिपेंडेंट है जो एक दूसरे पे, वही क्या है, इंपॉर्टेंस है, एसेंस है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का। देखो अगर हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हम बहुत सारी चीजों एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, फिर से वही, एक टीचर है, वो कोचिंग में पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, देखिए टीचर्स जो है स्टूडेंट को क्या देता है, नॉलेज देता है, और बच्चे टीचर को क्या देते हैं, मोटा पैसा। बच्चे टीचर को क्या देते हैं, मोटा पैसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चीजें एक्सचेंज हो रही है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस की वजह से क्या हो रहा है, चीजों में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, a simple economy is the one in which the degree of interdependence and exchanges of moderate degree, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि है सिंपल इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि मैंने बताया सिंपल इकोनॉमी होती है और एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है, ठीक है। चलिए दोनों में एक बार डिफरेंस जान लेते हैं, यहाँ ले दो सिंपल
या ले दो कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल में जो डिपेंडेंसी है वो मॉडरेट होती है, मतलब ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते दोनों, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती डिपेंडेंसी हाई होती है ना जी। खत्म यहाँ पे, लो खत्म चैप्टर, बताओ। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिंपल इकोनॉमी क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो होता है या फिर चेंज चेंज या फिर इंटरडिपेंडेंस जो होता है वो मॉडरेट होता है, ज्यादा एक दूसरे पर हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई टीचर और स्टूडेंट वाला, टीचर और स्टूडेंट वाले एक और एग्जांपल देता हूँ जी, देखो जरा ध्यान से सुनना। मान लेते अभी नया नया सेशन चालू हुआ है और कोई बच्चा नए सेशन से ज्वाइन कर लेगा, तो टीचर उससे कम फीस लेगा क्योंकि वो शुरू से पढ़ रहा है। मान लेते उससे ले लिया 1000, ठीक है, और वो सॉरी स्टूडेंट इनको 1000 रुपये दे रहे हो, और जो टीचर होगा वो भी हौले हौले नॉलेज देगा, ठीक है, वो भी ज्यादा नॉलेज नहीं देगा, हौले हौले देगा, लिख दो हौले हौले, छोड़ो। ये समझो कि वो एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे अगर सिंपल इकोनॉमी होगा। अब वहीं पर अ सिंपल इकोनॉमी कंट्रैक्ट्स विद अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी जो है वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के एकदम उल्टा है। जहां पर सिंपल इकोनॉमी के अंदर जो डिपेंडेंसी का डिग्री है वो मॉडरेट रहता है, वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में वही डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फीचर ऑफ सिंपल इकोनॉमी आर ब्रीफली प्रेजेंटेड एज अंडर। अब मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, देखिए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या है कि भाई जब डिपेंडेंसी ज्यादा हो, जब तुम ज्यादा डिपेंड हो टीचर पे, जैसे कि फिर से टीचर और स्टूडेंट वाला एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि टीचर है और यहाँ स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट चाहता है, स्टूडेंट जो है टीचर के पास एग्जाम से 1 महीने पहले ज्वाइन होता है, ठीक है, 1 महीने पहले ज्वाइन होता है और वो चाहता है कि जी सारा एकदम सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरा। तो टीचर ही बोलता है ठीक है जी आप मेरे को क्या कर दो, 5000 दे दो 1 महीने का, ठीक है। और यहाँ पर जो टीचर होगा वो भी इस पर ज्यादा डिपेंडेंट होगा क्योंकि भाई मोटा पैसा मिल रहा है, और बच्चा भी टीचर पे ज्यादा डिपेंडेंट होगा क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, मोर नॉलेज मिलेगा उसको वहां पे, मोर नॉलेज इन लो टाइम, इन मिनिमम टाइम, ठीक है, मोर नॉलेज इन मिनिमम टाइम मिल रहा है बच्चे को, और क्या चाहिए। चलिए सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें इनकम लेवल जो होते हैं लोगों की बहुत ज्यादा कम होती है, जैसे मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे 1000 रुपए इनकम लेवल सिर्फ देखो टीचर जी की है ना। टीचर की इनकम कैसी है, बस थोड़ा कलर बदल लेते हैं अच्छा लगेगा। टीचर का जो इनकम है वो कैसी है, सिर्फ 1000 रुपए है। यहाँ पर देखो टीचर की इनकम कैसी है, बढ़ गई भाई, इनकम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा है, वो चाहता है भाई मेरा पूरा सिलेबस हो जाए, लेकिन वो साथ में भी चाहता है कि एक बार ना हो, धीरे धीरे हो, हौले हौले हो, हौले हौले हो, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें वांट्स बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। इसके अंदर जो बच्चा है वो चाहता है भाई मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एक बार में ही हो जाए, है ना। वांट्स भी बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े भी हैं, चाहता है एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ा दो, 3 चैप्टर पढ़ा दो, 4 चैप्टर पढ़ा दो। तीसरा, सिंपल इकोनॉमी में हमें पता है कि भाई इसमें मिंटो जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी का लेवल है वो लिमिटेड है, और उसके अंदर जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया। भाई ये बच्चा बहुत डिपेंडेंट है, टीचर भी बहुत डिपेंडेंट है क्योंकि मोटा पैसा मिल रहा है ना। यहाँ पर सेम, यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी कम है। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है वो मॉडरेट है, और यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पैसों का लेन देन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और नॉलेज का लेन देन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर पैसे का लेन देन भी बहुत मॉडरेट हो रहा है और नॉलेज का लेन देन भी बहुत मॉडरेट हो रहा है। चलिए अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं। उससे पहले जरा 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, ठीक है। मेरे लैपटॉप की थोड़ी बैटरी लो है तो हम चलेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी करने का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देख लेते हैं। देखो पूरी पूरी जितनी भी इकोनॉमीज है उसमें 3 प्रकार की इकोनॉमीज होती है, जितनी भी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में वो 3 प्रकार की होती है। देखो मैं इनका नाम नहीं लूंगा लेकिन इनसे समझा दूंगा। पहली जो होती है, पहली दूसरी और तीसरी। पहली जो होती है जिसमें गवर्नमेंट सब चीजें कंट्रोल करती है, दूसरा जिसमें मार्केट सब चीजें कंट्रोल करती है, और तीसरा जिसमें दोनों मिक्स कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट और
मार्केट दोनों मिलके जब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जहां पर जो सिर्फ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है रिसोर्सेज पे, उसे बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, ठीक है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, रसिया। चलिए दूसरा है जिसके अंदर मार्केट जो है ज्यादा कंट्रोल लेता है। मार्केट से कैसे कंट्रोल होगा कि भाई जिसे जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, वैसे प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। बोल सकते हैं भाई प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप करती है, ज्यादा पावर प्राइवेट इंडस्ट्री के पास है, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा यूएसए, देखो यहाँ पे हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो रखा है, यूके है इसका एग्जांपल। तीसरा, कुछ ऐसी इकोनॉमीज भी होती है जो कि मिक्स इकोनॉमी होती है, जिसके अंदर डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है मॉडरेट होता है दोनों का, जिसका एग्जांपल है इंडिया। चलिए एक बार उदाहरण देख लेते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस। तो ये इकोनॉमीज ऐसी होती है जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है, वो कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है इनमें चीजों को, गवर्नमेंट करती है। इसके अंदर चीजों को कौन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इसके अंदर चीजें कौन कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर जो गवर्न करता है वो मार्केट फोर्सेस साथ साथ गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती है, क्योंकि ये मिक्स है ना। इसके अंदर जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो कौन लेता है, क्यों लिया जाता है, ताकि लोगों की भलाई हो सके। उसके अंदर जो डिसीजन है वो क्यों लिया जाता है, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। और तीसरे स्टेट में जो डिसीजन है वो क्यों लिए जाते हैं, ताकि प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के अंदर सोशल वेलफेयर भी कर सके, लोगों की भलाई भी कर सके, साथ साथ एक इंडस्ट्री जो पैसे भी अच्छा खासा कमा सके, ठीक है। इसके अंदर कंज्यूमर जो है वो सॉवरेन नहीं है, मतलब कंज्यूमर के पास पावर नहीं है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं, जो सरकार बना के दे रही है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तीसरा, इसके अंदर जो कंज्यूमर है वो सॉवरेन है, वो अपनी इच्छा से भाई जो मन है वो खरीद सकता है, क्योंकि पैसे उसके हैं, ठीक है। तीसरे जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर कंज्यूमर सॉवरेन भी होता है, ठीक है। कुछ कुछ इलाके में, कहीं कहीं पे सॉवरेन नहीं होता है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे जहां पर राशन मिलता है, राशन जब मिलता है तो उसके अंदर आप ये थोड़ी बोल सकते कि जब आप मेरे को चावल की जगह एक काम करो मक्का दे दो, नहीं कर सकते भाई, जो आपको मिल रहा है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉवरेन भी होता है और सॉवरेन नहीं भी होता है, हम कह सकते हैं। और कैसे सेंस में होता है वो तो आपको पता चल गया, जब गवर्नमेंट जो चीज देती है उसमें सॉवरेन नहीं हो, और जब आप प्राइवेट की चीज से खरीदते हो, किसी दुकान से खरीदते हो, तो आप सॉवरेन हो। चलिए इसके अंदर जो बहुत सारी रिसोर्सेज है वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि क्या बनना चाहिए और क्या बिकना चाहिए पूरे मार्केट के अंदर। इसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो कौन ऑन करता है, एक प्राइवेट आदमी ऑन करता है, और मार्केट डिसाइड करती है कि क्या चीज बनानी चाहिए क्या नहीं, ठीक है। मार्केट कैसे, कि भाई जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई होगा। मार्केट में अगर कार की डिमांड है तो हम साइकिल क्यों बनाए, है ना। तीसरे में क्या है, इसके अंदर जो रिसोर्सेज होता है वो गवर्नमेंट और पीपल, मतलब प्राइवेट आदमी दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, और इसके जो प्राइजेस होते हैं वो वेरी करते हैं। देखो अगर सोशल वेलफेयर के लिए, अगर जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, इनके प्राइस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन कोई भी चीज है जैसे कार है, ठीक है, ये सब इसके प्राइस कौन डिसाइड करेगा, इसके डिसाइड करेंगी प्राइवेट, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, पर वो कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वगैरह वगैरह। चलिए इसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, और इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर, ये तो चीज मैंने पहले ही बता दिया है। इसके अंदर जो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही डोमिनेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चैप्टर को अगर आप चाहते हो इसके अंदर एमसीक्यू लाऊं, इसके एमसीक्यूज लाऊं तो आप बता सकते हो, वैसे मैं तो लाऊंगा ही, मैं तो चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ाई हो जाए, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको समझ नहीं आया बार बार इस वीडियो को देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। और इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जाकर अपना बुक को रीड कर लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से चीजें, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बाय।